तो आज हम करेंगे सेट सी से सी लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें आते ही रहते हैं अक्सर ये ऐसे क्वेश्चंस और जिनसे थोड़ा सा घुमा कर ही आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ अदर क्वेश्चंस को। तो पहला ही क्वेश्चन ये है, व्हाट डस एफ ओपन आउटपुट डॉट टीएक्सटी कॉमा डब्ल्यू ब्रैकेट क्लोज डू, यानी ये फंक्शन हमारे लिए किस तरीके का काम करेगा। तो एफ ओपन का यहाँ मोड कौन सा लगा रखा है, ऑपरेशन कौन सा दे रखा है, डब्ल्यू डब्ल्यू यानी राइट, और यहाँ आर होता तो रीड करना, ए होता तो अपेंड करना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आंसर बी, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, यानी हम ये फाइल को ओपन करने के बाद राइटिंग, यदि आपको रीड करना था तो यहाँ आर होना चाहिए था और अपेंड करना था तो यहाँ ए होना चाहिए था। और क्लोज करने के लिए हम वैसे ही एग्जिट का इस्तेमाल या एफ क्लोज फंक्शंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ लूप इज वाइल, यानी वाइल हमारी किस टाइप की लूप होती है। एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। एंट्री कंट्रोल का मतलब है कि जब एंट्री पर ही कोई कंडीशन पूछ ली जाएगी, अगर वो सेटिस्फाइंग नहीं होगी या वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वहीं पर ब्रेक कर दी जाएगी। लेकिन डू वाइल एक एग्जिट कंट्रोल है। एग्जिट कंट्रोल इसलिए क्योंकि जब वो जाएगा तो जाते जाते एक मैसेज हमें एटलीस्ट एक ब्लॉक रन करके ही जाएगा। तो दैट्स वाई जो वाइल होती है उसे एंट्री कंट्रोल बोलते हैं और जो डू वाइल होती है उसे हम एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं। विच फंक्शन विल यू चूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए कौन सा हमारे पास फंक्शन सही है। स्ट्रिंग कॉपी, जैसा इसके नाम में ही है, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। स्ट्रिंग कैट, यही ऑपरेशन स्ट्रिंग कैट यानी स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या करता है कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से क्या कर देता है, जोड़ देता है। जबकि इस तरह के कोई फंक्शंस नहीं होते, थोड़ा घुमाने के लिए ये डाल दिए जाते हैं। What will string comparison function do? Option A compares the first n characters of the object, compares the string, undefined function या copies the string। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, compares the string। क्यों रहेगा करेक्ट, क्योंकि इसके नाम में ही थोड़ा सा जो स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनमें एक बात गौर करनी है कि स्टार्टिंग में ही दे रखा होता है इस तरीके से शॉर्ट एब्रिवेटेड फॉर्म में कि स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है, तो इट कंपेयर्स द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैट यानी स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट, स्ट्रिंग को मैच करने के लिए फंक्शन। तो स्ट्रिंग लेन फंक्शन जैसे लेंथ निकालने के लिए, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड ऐसे ही फंक्शंस है। जबकि अब ये कह रहा है कंपेयर द फर्स्ट एन कैरेक्टर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एन कैरेक्टर्स को मैच करने से नहीं होगा, ये पूरे पॉसिबल आउटकम्स को चलेगा कि ये जो स्ट्रिंग बनी है दूसरी जो स्ट्रिंग है उनको पूरा प्रॉपरली क्या कराएगा, मैच कराएगा। तो ये अनडिफाइंड फंक्शन नहीं है, डिफाइंड फंक्शंस है। यूज करते हैं कॉपीज करने के लिए, स्ट्रिंग कॉपी नाम का फंक्शन है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्ट्रिंग कंपेयर्स द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट आर प्रेजेंट बिफोर द टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लेन फंक्शन या स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन या स्ट्रिंग कैर फंक्शन। तो यहाँ पर ये कह रहा है द फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कुल मिला के ये पूछ रहा है कि लेंथ को बताए। तो हमारा लेंथ निकालने के लिए कौन सा है, जितने भी कैरेक्टर काउंटिंग करने के लिए, तो हमारा है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रिंग फंक्शन, इन सब में से कौन सी हेडर फाइल रिक्वायर करेगी हमारे लिए स्ट्रिंग यूज करने के लिए। तो स्ट्रिंग डॉट आईओ, स्ट्रिंग डॉट एच, फाइल्स डॉट एच या नो नीड टू ऐड फाइल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी, यानी string dot h header। What is the scope of an external variable, whole source file in which it is defined, from the point of declaration to the end of the file in which it is defined, any source file in a program from the point of declaration to the end of the file being compiled। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि एक एक्सटर्नल वेरिएबल जो आप बनाते हैं उसका स्कोप क्या है, तो उसका स्कोप है एनी सोर्स फाइल इन अ प्रोग्राम। क्यों, यदि आपने कोई बाहर कोई वेरिएबल डिफाइन किया है तो उसको पूरे प्रोग्राम में मेन मेथड या कोई और फंक्शन, सारे फंक्शन क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। तो स्कोप उसका क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल का यानी ग्लोबल वेरिएबल का, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यदि आपने कोई फंक्शन बनाया तो वो उसका लोकल वेरिएबल हो जाएगा, तो केवल उसी फंक्शन तक वो सीमित रहेगा। जैसे आप 2 नंबर के सम के लिए कोई फंक्शन बना रहे हैं, उसमें आपने कोई 2 वेरिएबल बनाए तो इनका स्कोप वहीं तक है, जबकि एक्स्ट्रा आपने कोई बनाए हैं तो इनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में रहता है।
विच ऑपरेटर यूज टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर। देखिए मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर हम आराम से यूज कर सकते हैं इस वाले ऑपरेटर से, डॉट वाले से भी, और दूसरा वाला जो दे रखा है इस नंबर इससे भी। इससे क्या करता है, मेंबर्स को निकालने के लिए, यानी फंक्शंस, जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर में बहुत सारे हम डेटा टाइप्स डाल सकते हैं एक साथ। तो उनमें से किसी डेटा टाइप को अगर एक्सेस करना है तो हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सर्टेन कंडीशन में आप फंक्शन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कोई फंक्शन निकालना चाह रहे हैं या कोई पॉइंटर निकालना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको सेकंड वाला यूज करना पड़ेगा सिंबल। तो ये दोनों ही सिंबल यूज होते हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टैटिक वेरिएबल, यानी इन दिए गए ऑप्शंस में से स्टैटिक वेरिएबल के बारे में कौन सी चीज ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन, इट एग्जिस्ट इवन आफ्टर द फंक्शन एंड्स, इट कैन बी मॉडिफाइड इन अनदर फंक्शन बाय सेंडिंग इट एज अ पैरामीटर, या ऑल ऑफ द मेंशन। इट एग्जिस्ट इवन आफ्टर द फंक्शन एट, तो स्टैटिक वेरिएबल जब आप बनाते हैं किसी फंक्शन के, यदि बना दिया आपने फंक्शन के अंदर, तो वो फंक्शन खत्म होने के बाद भी वैल्यू को रखता है अपने पास, चाहे फंक्शन खत्म क्यों ना हो जाए, बंदा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, काम उसका हो चुका है, तब भी वो यूज करता है। इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन से कॉल करने के लिए स्टैटिक की नीड नहीं है। इस तरीके से हम ग्लोबल वेरिएबल बना देंगे तो वो भी कॉल कर देगा। तो ये कब तक एग्जिट रहता है इसका, जब तक फंक्शन एंड होने के बाद भी क्या करेगा, एग्जिट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्शन ऑपरेटर, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है यहाँ। इनडायरेक्शन ऑपरेटर का आपने इस्तेमाल किया होगा, पॉइंटर को यूज करने के लिए आपने किया होगा। तो जो पॉइंटर में जो ऑपरेटर यूज होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो ये बाकी का एंड ऑपरेटर है, ये सम है, ये माइनस है, तो इसलिए तो ये हमारा कौन सा रहेगा, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, हमारे ये वाला जो पॉइंटर में यूज करते हैं हम, पॉइंट करने के लिए किसी चीज को, डायरेक्ट करने के लिए, इस तरीके से, या मल्टीप्लिकेशन में भी यूज करते हैं। Array passed as an argument to a function is interpreted as address of the array, values of the first element of the array, address of the first element of the array, number of the elements of the array, address of the first element array। यानी जब आप किसी फंक्शन को एरे प्रोवाइड करते हैं तो उसको कौन सा एड्रेस सबसे पहले चाहिए होता है, तो उसका पहला ही एड्रेस का एलिमेंट, यानी जैसे आपके एरे में 4 एलिमेंट है तो वो जीरो का ही एड्रेस उसे प्रोवाइड करेंगे, जीरो का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो कंजिक्यूटिव मेमोरी क्या हो जाएंगी, उसको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो इसलिए हमारा एरे का कौन सा रहेगा कि पहले नंबर का एड्रेस दे देगा। नंबर ऑफ द एलिमेंट से कोई फायदा होगा नहीं, वैल्यू देने से फायदा होगा नहीं, जबकि एड्रेस देने से फायदा होगा। तो एड्रेस भी किसका, वो भी फर्स्ट एलिमेंट का। यदि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है हमारे पास तो हम बाकी की एरे को भी एक्सेस आराम से कर पाएंगे। तो इसलिए What is an array in C language? A collection of element of same data type, correct है। An array can contain more than one element, ये भी correct है। Array elements are stored in memory in continuous form, continuous locations। तो ये भी सारे points इसके क्या हैं, clear है। तो all of these। Assuming int is of 4 byte, ये कह रहा है कि एक इंटीजर है जो 4 बाइट का है। यदि इंटीजर की एक एरे बनाई जाए 15 की तो कितने की होगी, तो ये तो काफी आसान था, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 into 4, तो हमारा 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टोटल जो बाइट्स हो जाएंगी हमारी 60 हो जाएंगी यदि हमारे 15 एलिमेंट्स रखे जाते हैं तो। ये लिख रहा है कि ए फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ फंक्शन। सो इस 14 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन है जो खुद को ही कॉल करता है। तो सेल्फ फंक्शन जैसी कोई टर्म प्रोग्रामिंग में होती नहीं है, मतलब सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वैसे ही। लेकिन ये टर्म हमने सुना होगा, रिकर्सिव फंक्शंस यानी जिस फंक्शन को हम खुद के अंदर ही बार बार कॉल करवाएं तो वो रिकर्सिव फंक्शन होता है। जैसे फिबोनाची सीरीज में हमने देखा था कि कोई फंक्शन खुद को ही बार बार क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, कॉलिंग इटसेल्फ। स्टैटिक फंक्शंस बनाने के लिए ये स्टैटिक फंक्शन थोड़ा फाइल डिपेंडेंट होते हैं कि जहाँ ये बनाए जाते हैं केवल वहीं से ही कॉल किए जा सकते हैं, कहीं बाहर से बुलाया नहीं जा सकता। डायनेमिक फंक्शंस नहीं होते सी में, लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस होता है, वो मेलॉक और रियलॉक फंक्शन जैसे उससे फंक्शन से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहा, रिकर्सिव फंक्शन, जो एक प्रोग्राम खुद से ही खुद को कॉल करता है, तो वो प्रोग्राम। Which of the following are themselves a collections of different data type? देखिए सिमिलर डेटा टाइप के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, ठीक। स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर कलेक्शंस, लेकिन यहाँ एक यूनिक चीज़ देख रहे हैं हम, स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं कि जहाँ एरे की लिमिटेशन ये है कि केवल उसमें हम पर्टिकुलर सिंगल डेटा टाइप की चीज़ों को रख सकते हैं। इंटीजर है तो इंटीजर रहेगा, फ्लोट है तो फ्लोट रहेगा, उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के अंदर देखें यदि हम, तो हम इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के हम क्या रख सकते हैं,
वेरिएबल्स रख सकते हैं या अपनी कलेक्शन को बना सकते हैं। देखिए इधर ही मैंने एक एग्जांपल डाला है, स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्चर, इंटीजर भी है इसमें, कैरेक्टर भी है, जिनको हम कॉल भी कर सकते हैं बाद में, जो हमारे अदर फंक्शंस कॉलिंग है उससे भी कॉल कर सकते हैं हम इसको। तो हम स्ट्रक्चर में क्या रख सकते हैं, स्ट्रक्चर एक अलाउ करता है डिफरेंट कलेक्शन बनाने के लिए। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ स्ट्रक्चर मेंबर, इनमें से दिए गए कौन सा जो ऑप्शन है वो स्ट्रक्चर का मेंबर नहीं बन सकता। अनदर स्ट्रक्चर, हाँ हम अनदर स्ट्रक्चर को रख सकते हैं, ऐसी कोई ऐसी वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फंक्शन, फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड है, हम फंक्शंस को नहीं रख सकते इसके अंदर, केवल हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, तो डिक्लेरेशन वो भी बाहर की तरफ करेंगे फंक्शन। तो स्ट्रक्चर हमें क्या कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, इसके अंदर आप फंक्शन को मेंबर नहीं बना सकते, आप एक एरे को मेंबर बना सकते हैं, एक दूसरे स्ट्रक्चर को आप मेंबर बना सकते हैं, लेकिन आप फंक्शन को मेंबर नहीं बना सकते, ये रेस्ट्रिक्टेड है सी में। व्हाट विल बी द आउट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, देखें इस कोड में क्या, देखो इसमें ना सिंटैक्स क्लियर अच्छे से दे रखा है, कोई सा वेरिएबल प्रिंट करा रहा है, कोई बाहर है, कोई एक्सटर्नल वेरिएबल, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि ये कंपाइल टाइम एरर ही दे देगा। क्यों? क्योंकि ना यहाँ मेन फंक्शन है, बॉडी बिल्कुल खाली पड़ी है, इसमें कंटेंट भी ज़्यादा, हेडर्स भी नहीं है, और प्रिंटफ को कॉल कर लिया, जो कि हेडर ऐड होना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो ये क्या रहेगा, कंपाइल टाइम एरर रहेगा। वॉट इज़ हैशटैग इंक्लूड stdio.h, तो ये एक हैशटैग इंक्लूड stdio.h क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूजन डायरेक्टिव, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव या नन ऑफ द मेंशन। तो ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। जैसे हम प्रोग्राम में कंपाइल होने से पहले हमने प्री प्रोसेसर का रोल देखा था, तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, सारे हेडर्स प्रोवाइड करता है, और उन हेडर को प्रोवाइड करने के बाद में हम तरह तरह के फंक्शंस को यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसके लिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो पहले ही कॉल कर दिए जाते हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन इन सी, जब भी हम सी में कोई लॉजिकल या रिलेशनल एक्सप्रेशन देखते हैं, यानी हम कह रहे होते हैं एज ग्रेटर इक्वल टू 19, ए लेस देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन ए, इस तरीके जब हम कर रहे होते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करते हैं, करेक्ट, ये बूलियन में रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स नहीं, और तो बाइनरी में रिटर्न करते हैं, 0 या 1, ठीक। तो 0 या 1, 0 ऑफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड पॉजिटिव नंबर इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू, नहीं पॉजिटिव नहीं, कोई 0 तो आता ही है और 1 भी साथ में आएगा जब हमारा कोई एक्सप्रेशन लॉजिकली करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, 0 और 1। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन सी, इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जो एक वेरिएबल के बारे में अच्छे से सिग्निफिकेंटली बताता है कि ये ऑप्शन उससे रिलेट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है, दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर, इट इज़ नॉट एन एरर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ। तो देखें इनमें से सबसे यूनिक जो हमें लग रहा है, देखो ये तो एरर देगा, अब ये इसमें कह रहा है कि एरर नहीं देगा यदि आप किसी कीवर्ड को बनाते हैं, जबकि ये तो एरर देगा। हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यदि लेते हैं तो वो अच्छे से वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सबसे इसके बाद में ट्रू है वो है ये कि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमें ये रेस्ट्रिक्ट रखना है कि जब हम वेरिएबल बनाएं तो कोई डिजिट से स्टार्ट ना करें। जैसे आप 2 नंबर का सम करना चाहते हो तो ऐसा नहीं करेंगे कि 1 = 10, 2 = 20, फिर हम करें 1 + 2, तो ये लॉजिकल भी करेक्ट नहीं है और मैथमेटिकली भी करेक्ट नहीं है। तो वैसे ही कंपाइलर भी इसको सॉल्व नहीं करेगा, एरर थ्रो कर देगा। अब ये इसमें क्वेश्चन है कि ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन विच केस, लोअर केस, अपर केस, कैमल केस या नन ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लोअर केस। जैसे आप जो भी कीवर्ड लगाते हैं, फॉर, गो टू, इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, जितने भी हमारे कीवर्ड जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं कीवर्ड, वो सब आपने देखे होंगे लोअर केसेस में इस्तेमाल करने हैं। तो हम प्रोग्रामिंग में उन्हें कैपिटलाइज नहीं कर सकते, जिससे वो प्रोग्राम कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा हमारा जब कंपाइलेशन होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे लोअर केस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। अब इस तरीके के सवाल आपको सी में देखने को मिलेंगे जिसमें एक कोड दे रखा होगा, उसमें आपको आउटपुट पूछा जाएगा। तो वहीं पर आपको साइड में कहीं पेपर पे थोड़ा प्रैक्टिकली जैसे मैथमेटिकल करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करके देखना है और हेडर्स वगैरह चेक करनी है। तो यहाँ पहला ही हेडर ऐड कर दिया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, फिर एक मेथड बना दिया मेन, इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है z = 8 विद असाइनमेंट ऑपरेटर। तो z में कितनी वैल्यू आ गई, 8 आ गया। अब ये कह रहा है इफ़ 8 = 8, तो ये बात तो सही है, एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा ट्रू। तो इसमें जब ये सही है तो ये प्रिंट एफ में क्या प्रिंट कर देगा, हाई प्रिंट कर देगा। तो यानी इसमें हाई आना ही आना है शुरुआत में, ठीक है।
उसके बाद एल्स ये चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जब ये कंडीशन यहीं ट्रू होगी तो ये रन नहीं करेगा। उसके बाद ये कह रहा है प्रिंट हेलो, तो हमारा क्या आंसर रहेगा? हाय हेलो, क्योंकि ये तो चलना ही है एंड में। ये इफ़ कंडीशन इसके अंदर आती है, इफ़ एल्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल बाहर है, तो ये तो रन करेगा ही करेगा। लेकिन ये अगर यहाँ होता है इसके साथ तो ये रन नहीं करता, क्योंकि वो एल्स का ब्लॉक का पार्ट बन जाता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ये हाय और हेलो। तो ये इस तरीके से आउटपुट में आ जाएगा। विच इज़ करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द डेटा टाइप्स। तो इनमें साइज के रेस्पेक्ट में कौन सा सही है इनमें से? ये पूछना चाह रहा है कि कौन कितने ज़्यादा बाइट में होता है। तो क्या कैरेक्टर इंटीजर से बड़ा होता है? नहीं, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है। क्या कैर से इंटीजर बड़ा होता है? होता है, लेकिन फ्लोट से कैरेक्टर बड़ा होता है? नहीं होता। कैरेक्टर से बड़ा होता है इंटीजर? हाँ होता है, साइजेस में, बाइट में। तो वैसे ही इंटीजर से बड़ा होता है डबल। हाँ, यही हमारे लिए है, क्योंकि ये भी इंट से कैर दिखा दिया, तो इस तरीके से ये भी नहीं पॉसिबल है। तो हमारा पॉसिबल क्या है कि कैर का साइज़ इंटीजर का साइज़ कैर से बड़ा है और डबल इंटीजर से बड़ा है। तो कैर की बाइट्स अलग हैं, ऐसे इसके 2 4 इंटीजर में साइन साइन लॉन्ग इंट, उसके बाद फिर डबल 8 बाइट, इस तरीके से वो रेंज को बता रहा है। तो हमारा करेक्ट फॉर्मेट कौन सा रहेगा? हमारा ये वाला, कि कैरेक्टर से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा डबल। तो इस तरीके से सवाल भी आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस करने को। तो यही क्वेश्चंस आपको करने हैं, थोड़े से प्रीवियसली क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं और देखना है इनका करेक्ट।